आज हम बीए भाग तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शीत युद्ध एवं उसके विभिन्न चरणों के बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय महायुद्ध के बाद विश्व में दो महाशक्तियां रह गई और इन दो महाशक्तियों के आपसी संबंधों को अभिव्यक्त करने वाला सबसे अधिक उपयुक्त शब्द है शीत वार या कोल्ड वार। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध पूर्व यद्यपि अमेरिका और सोवियत संघ में बुनियादी मतभेद थे, फिर भी युद्ध के दौरान उनमें मित्रतापूर्ण संबंध दिखाई पड़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात सोवियत संघ अमेरिकी संबंधों में कटुता, तनाव, वैमनस्य और मनोमालिन्य में अनवरत वृद्धि देखी गई। दोनों महाशक्तियों में राजनीतिक प्रचार का संग्राम छिड़ गया और दोनों एक दूसरे का विरोध, आलोचना और सर्वत्र अपना प्रसार करने में लग गए। सोवियत संघ अमेरिकी कटुतापूर्ण संबंधों ने संपूर्ण विश्व को दो विरोधी गुटों में विभाजित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोनों ही गुट एक दूसरे के विरुद्ध अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास करने लगे। वे एक दूसरे को कूटनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और संभव हो तो सैनिक मोर्चे पर भी पराजित करने में संलग्न हो गए और समूचे विश्व में एक प्रकार का भय, अविश्वास और तनाव का वातावरण बन गया, जिसे विश्व में एक बार पुनः संघर्षपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। अतः नए युग का आविर्भाव हुआ, जिसे सशस्त्र शांति का युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध द्वितीय महायुद्ध के उपरांत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण विकास है, जिसकी व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है। शीत युद्ध का अर्थ एवं परिभाषा। शीत युद्ध से सोवियत संघ अमेरिकी शत्रुतापूर्ण एवं तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अभिव्यक्ति होती है, जो कि द्वितीय महायुद्धोत्तर विश्व राजनीति की वास्तविकता है। इन शत्रुतापूर्ण संबंधों को गर्म युद्ध में परिवर्तित किए बिना इस शीत युद्ध में वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़-तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, मनोवैज्ञानिक युद्ध और कटुतापूर्ण संबंध देखे गए। शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 16 अप्रैल 1947 को बर्नार्ड बरूच ने दक्षिणी कैरोलिन विधानमंडल में भाषण देते हुए किया। उन्हीं के शब्दों में वी आर टुडे इन द मिडेस्ट ऑफ कोल्ड वार, आवर एनिमी आर टू बी फाउंड अबोर्ड एंड एट होम। शीत युद्ध युद्ध न होते हुए भी युद्ध की सी परिस्थिति को बनाए रखने की एक कला थी, जिसमें प्रत्येक विषय पर विश्व शांति के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर विचार और कार्य किया जाता था। शीत युद्ध सोवियत संघ अमेरिकी आपसी संबंधों की वह स्थिति थी जिसमें दोनों पक्ष शांतिपूर्ण राजनीतिक संबंध रखते हुए भी परस्पर शत्रुतापूर्ण भाव रखते थे। शस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों से एक दूसरे की स्थिति और शक्ति को निरंतर दुर्बल करने का प्रयत्न करते थे। यह एक ऐसा युद्ध था जिसका रणक्षेत्र मानव मस्तिष्क था। वह मनुष्य के मनों में लड़ा जाने वाला युद्ध था। इसे स्नायु युद्ध भी कहा जाता है। इसमें रण क्षेत्र का सक्रिय युद्ध तो नहीं होता, परंतु विपक्षी राज्यों के सभी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संबंधों में शत्रुता भरे तनाव की स्थिति रहती थी। शीत युद्ध वस्तुतः युद्ध के नरसंहारक दुष्परिणामों से बचते हुए युद्ध द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक नूतन अस्त्र था। शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था, जिसे कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों से लड़ा गया। इनमें प्रचार द्वारा विरोधी गुटों के देशों की जनता के विचारों को प्रभावित करके उनके मनोबल को छीन करने का प्रयत्न किया गया तथा अपनी श्रेष्ठता, शक्ति और न्यायप्रियता का तार्किक दावा किया जाता था। वस्तुतः शीत युद्ध एक प्रचारात्मक युद्ध था, जिसे एक महाशक्ति दूसरे के खिलाफ घृणित प्रचार का सहारा लेती थी। इस प्रकार का कूटनीतिक युद्ध भी था, जिसमें शत्रु को अकेला करने और मित्रों को खोज करने की चतुराई का प्रयोग भी किया जाता था। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। केपी मेनन। शीत युद्ध जैसा कि विश्व ने अनुभव किया हो, दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो गुटों, दो राज्यों, और जब वे अपनी पराकाष्ठा पर था तो दो व्यक्तियों के मध्य उग्र संघर्ष था। दो विचारधाराएं थी, पूंजीवाद और साम्यवाद। दो पद्धतियाँ थी, संसदीय लोकतंत्र और जनवादी जनतंत्र, बुजुर्गवा जनतंत्र और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। दो गुट थे, नाटो और पार्सवेक्ट। दो राज्य थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, और दो व्यक्ति थे, जोसेफ स्टालिन और जॉन फोस्टर डलेस। शीत युद्ध के कारण। द्वितीय महायुद्ध ने दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ को जन्म दिया। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद दोनों महाशक्तियां युद्ध से प्राप्त लाभ की स्थिति को बनाए रखना चाहती थी और अपने प्रभाव के विस्तार के लिए उत्सुक थी। पहला, ऐतिहासिक कारण।
कतिपय पर्यवेक्षक शीत युद्ध का कारण 1917 की बोल्शेविक क्रांति में ढूंढते हैं। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के समय से ही पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन था जिसका अंतिम उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करके पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रचार प्रसार करना था। ब्रिटेन ने सोवियत संघ को 1924 और अमेरिका ने उसे 1933 में ही मान्यता दी थी। पश्चिमी देश साम्यवादी रूस को नाजी जर्मनी की अपेक्षा अधिक आशंका की दृष्टि से देखते रहे। पश्चिमी देश हिटलर को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा, द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर ने सोवियत संघ को भारी जनधन की हानि पहुंचाई तो सोवियत नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से यूरोप में नाजी फौजों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोलने का अनुरोध किया ताकि नाजी सेना का रूसी सीमा पर पड़ा दबाव कम हो, परंतु रूजवेल्ट और चर्चिल महीनों तक इस अनुरोध को टालते रहे। सोवियत संघ इतिहासकारों के मतों में यह देरी अमेरिका और ब्रिटेन की योजनाबद्ध नीति का परिणाम थी, जिससे नाजी जर्मनी साम्यवादी रूस को पूर्णतः ध्वस्त कर दे। युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर। अमेरिका और सोवियत संघ के युद्धोत्तर उद्देश्यों में भी स्पष्ट भिन्नता की। भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को सोवियत प्रभाव में लाना चाहता था, और पश्चिमी देशों के मत में जर्मनी की पराजय से सोवियत संघ के अत्यंत शक्तिशाली हो जाने का भय था। चौथा, सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। याल्टा सम्मेलन 1945 में रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने कुछ समझौते किए। पोलैंड में सोवियत संघ द्वारा संरक्षित लुब्निन शासन और पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित लंदन शासन के स्थान पर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित एक प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय लिया गया। लेकिन जैसे ही युद्ध का अंत निकट दिखाई देने लगा, स्टालिन ने अपने वचनों से मुकरना प्रारंभ कर दिया। उसने अमेरिका और ब्रिटिश पर्यवेक्षकों को पोलैंड में प्रवेश देने की अनुमति नहीं दी तथा पोलैंड की जनतंत्रवादी पार्टियों को मिलाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। पांचवा, सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण। सोवियत संघ ने अक्टूबर 1944 में चर्चिल के पूर्वी यूरोप के विभाजन के सुझाव को स्वीकार कर लिया। इसके अंतर्गत यह निश्चय हुआ कि सोवियत संघ द्वारा बुल्गारिया तथा रोमानिया के प्रभाव को स्वीकार किया जाए, और यही स्थिति यूनान में ब्रिटेन की स्वीकार की गई। हंगरी द्वारा यूगोस्लाविया में दोनों बराबर प्रभाव माना जाए, किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद इन देशों में बाल्कन समझौते की उपेक्षा करते हुए सोवियत संघ ने साम्यवादी दलों को खुलकर सहायता दी। छठा, ईरान ने सोवियत सेना का हटाया जाना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार जमा लिया था। यद्यपि युद्ध की समाप्ति के बाद आंग्ल अमेरिकी सेना को दक्षिणी ईरान से हटा ली गई, पर सोवियत संघ ने अपनी सेना को हटाने से इनकार कर दिया। सातवां, यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1944 में एक समझौते के द्वारा यूनान ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में स्वीकार कर लिया गया था। यद्यपि महायुद्ध में ब्रिटेन की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी, जिसने ब्रिटेन ने यूनान के अपने सैनिक अड्डे समाप्त करने की घोषणा कर दी। यूनान के शक्ति शून्य प्रदेश को भरने के लिए पड़ोसी साम्यवादी देश अल्बानिया, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया आदि द्वारा सोवियत संघ की प्रेरणा से यूनानी कम्युनिस्ट छापोमारों को परंपरागत राजतंत्री शासन उखाड़ फेंकने के लिए सहायता दी जाने लगी। आठवां, टर्की पर सोवियत संघ का दबाव। युद्ध के तुरंत बाद सोवियत संघ ने टर्की पर कुछ भूप्रदेश और बॉस्फोरस में नाविक अड्डा बनाने का अधिकार देने के लिए दबाव डालना शुरू किया। नवा, अणुबम का आविष्कार। शीत युद्ध के सूत्रपात का एक अन्य कारण अणुबम का आविष्कार था। कहा जाता है कि अणुबम ने हिरोशिमा का ही विध्वंस नहीं किया, अपितु युद्धकालीन मित्र राष्ट्रों की मित्रता का भी अंत कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में अणुबम पर अनुसंधान कार्य और उसका परीक्षण बहुत पहले से चल रहा था। अमेरिका ने इस अनुसंधान की प्रगति से ब्रिटेन को तो पूरा परिचित रखा, लेकिन सोवियत संघ से इसका रहस्य जानबूझकर गुप्त रखा। सोवियत संघ को इससे जबरदस्त सदमा पहुंचा और उसने इसे एक घोर विश्वासघात माना। सोवियत संघ द्वारा अमेरिकी विरोधी प्रचार अभियान। द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने के कुछ समय बाद ही प्रमुख सोवियत पत्रों में अमेरिकी की नीतियों के विरुद्ध घोर आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होने लगे। इस प्रचार अभियान से अमेरिका के सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में बड़ा विक्षोभ फैला। 11वां, पश्चिम की सोवियत संघ विरोधी नीति और प्रचार अभियान। पश्चिम की सोवियत संघ विरोधी नीति और प्रचार अभियान ने जलती आहुति में घी का काम किया और धीरे धीरे अमेरिका
और सोवियत संघ के बीच यह तनाव की स्थिति और ज़्यादा फैल गई। फुलटन भाषण में चर्चिल ने कहा कि बाल्टिक में स्टेनिन से लेकर एडियाटिक में ट्रिस्टे तक महाद्वीपीय यूरोप में एक लौह आवरण छा गया है। ये सभी प्रसिद्ध नगर और सोवियत क्षेत्र में बसने वाली जनता न केवल सोवियत प्रभाव में है वरन सोवियत नियंत्रण में भी है। उन्होंने आगे कहा कि स्वतंत्रता की दीपशिखा प्रज्वलित रखने व ईसाई सभ्यता की सुरक्षा के लिए एक आंग अमेरिकी गठबंधन की आवश्यकता है। 12वां, बर्लिन की नाकेबंदी। सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल जून 1948 का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी कर दी गई। इससे पश्चिमी देशों ने सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की नाकेबंदी के विरुद्ध शिकायत की और इस कार्रवाई को शांति के लिए घातक बताया। 13वां, सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग। सोवियत संघ ने अपने वीटो के अनियंत्रित प्रयोगों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में बाधा डालना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वह संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने वाली एक विश्व संस्था न मानकर अमेरिका के विदेश विभाग का एक अंग समझता था। इसलिए वीटो के बल पर उसने अमेरिका और पश्चिमी देशों के लगभग प्रत्येक प्रस्ताव को निरंतर विरोध करने की नीति अपना ली थी। सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता बंद किया जाना। लैंड लीज एक्ट के अंतर्गत अमेरिका द्वारा सोवियत संघ को आंशिक आर्थिक सहायता दी जाती रही थी। उसे वह असंतुष्ट तो था ही, क्योंकि यह सहायता अत्यंत अल्प थी, किंतु इस अल्प सहायता को भी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एकाएक बंद कर दिया, जिससे सोवियत संघ का नाराज होना स्वाभाविक था। शांति संघर्ष। मार्गनथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है। विश्व में जो भी परम शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं उनमें प्रधानता के लिए संघर्ष होना अनिवार्य होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी सोवियत संघ और अमेरिका दो ही शक्तिशाली राज्यों के रूप में उदय हुए, अतः इनमें विश्व प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आपसी संघर्ष होना अनिवार्य था। हित संघर्ष। शीत युद्ध वस्तुतः राष्ट्रीय हितों का संघर्ष था। द्वितीय महायुद्ध के उपरांत अनेक मुद्दों पर सोवियत संघ और अमेरिका के स्वार्थ आपस में टकराते थे। ये विवादास्पद मुद्दे थे जर्मनी का प्रश्न, बर्लिन का प्रश्न, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन की स्थापना आदि। यहाँ तक हमने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और यूएसएसआर महाशक्तियों में शीत युद्ध और शीत युद्ध के कारणों पर चर्चा की। नेक्स्ट कक्षा में हम शीत युद्ध के विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।